पाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, पहली क्वेरी है आपकी कि पेपर आपका छूट जाता है ना। जी देखो, पेपर को कवर करने के लिए आप ही को एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है और टाइम लगा कर लिखना है। जैसे कि आप पर क्वेश्चन टाइम मत लगाओ, आप क्या करो, 1 घंटे में आपने कितना पोर्शन पेपर का कवर किया, इसके हिसाब से आप अपने आप को देखें, जज करें। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आकलन करें अपना। तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर आप कहाँ छूट रहा है। जैसे मैं मेरा बताता हूँ, जब मैं पेपर लिख रहा था, 3 बार मैंने पेपर लिखा, तो फर्स्ट टाइम पे मेरे साथ भी ये दिक्कत होती थी कि मैं पेपर टाइम पे नहीं लिख पाता था। उसके बाद क्या होता कि जब मैंने सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया, तो मैं जब आंसर राइटिंग लिख रहा था 2016 वाले पेपर में, तो ये था कि 1 घंटे में मेरे को लगभग 1/3 पेपर खत्म कर देना है ना, 60 to 70 मार्क्स का। तो मेरा लगभग 1/3 तो नहीं होता था, उससे थोड़ा कम होता था। तो फर्स्ट आवर में हम स्लो रहते हैं, सेकंड आवर में हमारी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाती है, और थर्ड आवर में, क्योंकि यदि आपने अच्छी प्रैक्टिस की होती है ना, आप टोटल पेपर कवर कर देते हो। 200 मार्क्स का पेपर होता है अपना। 200 मार्क्स में से ऑलमोस्ट हर पेपर में, किसी भी तरह का पेपर डिजाइन हुआ हो, 180 185 मार्क्स का पेपर ही डुएबल होता है। 10 to 15 मार्क्स हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर भी लेते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ होता ही है कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं, कुछ छूट जाता है, टाइप ऑफ चीजें। तो 180 185 190 मार्क्स का पेपर आप, ठीक है। किसी की आवाज खुली हुई है, इसको बंद करो, आप म्यूट करें, है ना। हाँ निमित, और इसका तो एक ही सॉल्यूशन है पेपर टाइम पे कवर करने का। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब भी आप आंसर राइटिंग लिखें, तो आप टाइम आवर्स में लिखें। जैसे कि आप डास अटेंड कर रहे हो, तो आपने जैसे टाइम लगा लिया 20 मिनट में मेरे को खत्म करना है। यदि आप वीकेंड टेस्ट लिख रहे हो, तो वीकेंड टेस्ट में आपको लिखना है कि 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी आपको वीकेंड टेस्ट मिला है, ठीक है, 3 घंटा, उसमें आप टाइम बाउंड मैनर में खत्म करने की कोशिश करो एग्जाम फॉर्म में। दूसरा क्वेरी आपका शायद इंग्लिश का है। जी सर। है ना। इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम आती है? इंग्लिश कर ही नहीं पाता। इंग्लिश अटेंड नहीं कर पाते ना, तो उसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। और जहाँ पर भी आप हैं, आप एक अच्छा सा काम करें। ये मैंने भी किया था, और ये तने कब किया था, तब 2016 में मेरा राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मेरी अच्छी रैंक भी थी उस वक्त भी। तो उसके बाद जब 2018 का पेपर दिया, हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई थी, तो उस वक्त मैंने एक इंग्लिश के टीचर के ट्यूशन कर लिया था, और मैं डेली 1 घंटा इंग्लिश की प्रैक्टिस करता था उनके साथ बैठ के। यदि आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाए, सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, इंग्लिश में जिनको दिक्कत आती है या हिंदी में जिसको दिक्कत आती है, वो आप एक एक घंटा किसी टीचर के साथ बैठ जाओ, जो आपको, जैसे आप जो गलतियां कर रहे हैं, वो वर्ड टू वर्ड गलती आपकी देख लें, ग्रामेटिकली, और जो भी चीजें होती हैं छोटी मोटी, वो आपकी देख लें। तो ये सबसे बढ़िया सोल्यूशन रहेगा कि आप इंग्लिश अच्छा को इम्प्रूव कर सर, रवि सर आप भी लाइन पे हैं। यदि सब लोग रेडी हो ना, तो हम यहाँ पे भी हिंदी और इंग्लिश के लिए किसी को अरेंज कर सकते हैं। जी सर। आप लोगों को हेल्प मिलेगी उससे कुछ? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ना, हिंदी के लिए कोई अलग, इंग्लिश के लिए कोई अलग। तो जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड हो वो इंग्लिश रख लीजिएगा जिसको, क्योंकि बहुत से लोगों को इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है और बहुतों को हिंदी में भी दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हम उसको उस तरह से प्लान कर सकते हैं। ठीक है। जी जी रोहित सर। सर, ये तो आप कर ही लेना, है ना। इसमें बाकी एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि ये लैंग्वेज है ना, ध्यान रखना। ठीक है, आप मेंटरशिप ले लेना, जो भी टीचर आएगा उससे आप लो, आपको इमीडिएट रिजल्ट भी आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखो माइंड में कि ये लैंग्वेज है, बेसिक है, ये सबसे चीज है ना, इसमें टाइम लगता है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट में। तो आप इस पे अभी से ही, है ना, इसीलिए क्या, सीपीपी जब डिजाइन हुआ था और सीपीपी जब वर्किंग हो रहा है, इसने इंग्लिश और हिंदी को इसलिए डेली रखा था, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज पर डेली कमांड पे काम करें। ठीक है। तो आप क्या डेली वर्क पे ही इसको अच्छे से करो, कि डेली धीरे धीरे आप इसको इम्प्रूव करो डेली, खुद सेल्फ बेसिस पे। सर एक जैसा नेक्स्ट। इंग्लिश में सर कुछ ऐसा पीडीएफ टाइप में जैसे टॉपिक वाइज डेली आप इसमें डालते रहे तो सर रोहित हमारा सर, होता रहे। समझा नहीं, नैमी क्या बोल रहे हैं? फिर जैसे इंग्लिश में कोई भी जैसे एक टॉपिक ले लिया, एंटोनिम सिनोनिम ले लिया या वन वर्ड ले लिया, इस तरह से, तो एक एक टॉपिक अगर डेली का डालते हैं सर आप पीडीएफ, तो हम उसको तैयार करते रहे। नहीं तो आप लोग
किसी भी एक बुक को रेफर कर लो ना। देखो नेमी, आपका डाउट या बाकी स्टूडेंट जो हिंदी इंग्लिश में डरते हैं ना, वो लोग सिर्फ डरते हैं, पढ़ाई नहीं करते। आप लोग जितना टेंशन लेने की जगह उस पर पढ़ाई कर लोगे ना, थोड़ा सा पढ़ो तो सही। आपने कितना टाइम दिया है इंग्लिश में अब तक? इसमें मैं टाइम ही कुछ नहीं देते ऐड हैं करना हम। चाहूंगा रोहित सर। इसमें आप क्या कर रहे हो ना कि आप वो मत डिपेंडेंसी हो मत करो किसी पे भी ना। सबसे अच्छा है कि यदि आपका मोटिव है सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन के बाद भी यदि आपने अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया ना आज की डेट में, तो वो बाद में भी कंसिस्टेंटली वो करेगी। जो ये प्लेटफॉर्म है, जितना मैं रोहित सर से समझा हूँ ना, तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें ये आपको ये है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होके जो एक्चुअल चीज है उसको निकाल पाओ। एक्चुअल चीज जैसे कि आपको एक्चुअल जो जिससे मार्किंग होती है, जो अभी कल जो रिजल्ट आया था, वो उसका रिजल्ट का जो बेसिस रहा वो है क्या रहा कि आपको 800 नंबर के क्वेश्चन दे दिए और उस क्वेश्चंस को एनालाइज करके रिजल्ट दे दिया। तो आप ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग पे सेल्फ बेसिस पे काम करो। तो आप सेल्फ कोशिश करो कि उसको सेल्फ लेवल पे उसको रिजॉल्व करें। बुक सजेस्टेड है, और बाकी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो वही है कि आप धीरे धीरे खुद इसकी प्रैक्टिस करो डेली। ठीक है, गार्गी मैम और पार्थ सर है लाइन पे? यस सर, बिल्कुल। गार्गी, ओके ओके ओके। तो लेट अस वेलकम, गार्गी मैम है, तो पार्थ सर भी हैं, तो हम गार्गी मैम से शुरू करते हैं। मैम थोड़ा सा आप अपना इंसाइट, मैम का मैं परिचय देता हूँ आप लोगों को। मैम 2018 बैच से हैं, और लास्ट सेशन में हमने एक कॉपी डिस्कस की थी, इफ यू ऑल रिमेम्बर दैट, है ना? तो मैम, हाँ मैम की थी। और मैम आप ही अपने बारे में थोड़ा बताइए। हेलो एवरीवन, मैं गार्गी शर्मा हूँ और अभी राजस्थान अकाउंट सर्विसेज प्रोफेशनल ट्रेनी हूँ। 2018 के एग्जाम में मेरा 142 रैंक था, और शायद मेरे बारे में बताया होगा आप लोगों को, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और अभी मैं सर्विसेज में हूँ। और मैं जैसे आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगी, तो जो मेरे सिलेक्शन के क्राइटेरिया रहेगी, जिसकी वजह से डिसाइडिंग फैक्टर जो था वो था एक पेपर 2 और एक था मेरा इंटरव्यू। तो पेपर 2 के अंदर मेरे 122 मार्क्स थे, वो काफी एवरेज मार्क्स से ज्यादा थे, उस वजह से मुझे पुश मिल गया। इंटरव्यू के अंदर मेरे 80 मार्क्स थे, उस वजह से भी मुझे पुश मिला। तो जो फैक्टर्स जैसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि जिन फैक्टर्स की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, पेपर 2, इंटरव्यू, और जिन फैक्टर्स की वजह से मेरी जो रैंक है वो 142 आई, वो था हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश में मेरा परफॉर्मेंस काफी वीक रहा। इस वजह से मुझे लगता है कि अगर मैं हिंदी इंग्लिश बेटर करती तो टॉप 100 में आने का स्कोप था। हिंदी इंग्लिश में मेरे अराउंड 83 मार्क्स थे। तो इनिशियली अगर मैं आपको अपना स्ट्रेटेजी बताऊं, तो जिन सब्जेक्ट्स में मैंने अच्छा स्कोर किया उसमें जो बेसिक कंटेंट है उसको रेफर करने का बहुत फायदा मिला। मैंने पूरा प्रिपरेशन आरबीएससी की बुक से किया था, तो आरबीएससी की बुक जो है वो एक आइडियल चीज होती है रेफर करने के लिए। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि एक कुछ ऐसे लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ जो आरपीएससी के पेपर्स बनाते हैं, या उनसे कभी बातचीत हुई किसी और के भी, तो उनका ये कहना होता है कि उनके पास मोस्टली एक गाइडलाइन होती है कि उनको जो भी क्वेश्चन फ्रेम करना है उसका जो आंसर है वो उन्होंने किस रेफरेंस से देखा है वो उन्हें वहां कोट करना होता है, और उस रेफरेंस की ऑथेंटिसिटी पे ही वो क्वेश्चन इन और आउट होता है। तो हमें ये बात एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी चाहिए कि जब उन लोगों को कोई प्रूफ देना है तो ऑब्वियसली वो कोई जो ऑथेंटिक सोर्स है उसी को रेफर करेंगे, और आरबीएससी एक ऑथेंटिक सोर्स हो सकती है आरपीएससी के एग्जाम के लिए। तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस आरबीएससी की बुक्स थी। मैंने बहुत ज्यादा कोर बुक्स को रेफर नहीं किया, आरबीएससी की बुक्स मोस्टली सब्जेक्ट्स के लिए रेफर करी, और उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। आप आरबीएससी की बुक्स की इंडेक्स निकाल करके देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि शायद आरपीएससी का सिलेबस भी जो है वो आरबीएससी की बुक से ही डिजाइन किया जाता है, तो आपको उसमें डायरेक्टली टॉपिक्स मिल सकते हैं। दूसरा जो मेरा सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि आप हिंदी इंग्लिश जो है उसके ऊपर बहुत फोकस रखिए। इसमें आपको बहुत कम इनपुट देना होता है और आपको आउटपुट बहुत ज्यादा मिलता है। हिंदी इंग्लिश का एक प्रॉब्लम ये रहता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम इसको इमीडिएटली, जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं कि महीने भर लग के पॉलिटी पढ़ लिया, वैसे हिंदी इंग्लिश भी महीने भर लग के पढ़ी जा सकती है।
पर हिंदी इंग्लिश विद टाइम ग्रेजुअली डेवलप होने वाला सब्जेक्ट है। तो आपको डेली उसके लिए 1 घंटा हिंदी 1 घंटा इंग्लिश के लिए अगर आप निकालें तो वो एक बेटर रिजल्ट लेकर के आ सकता है। मैंने भी किया था बट ओनली फॉर 2 मंथ्स। उसका रिजल्ट रहा कि मेरे मार्क्स कम थे, पर अगर मैं उसको कंटिन्यू लंबे टाइम तक करती तो शायद बेटर स्कोर कर सकती थी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आप एकदम से याद नहीं कर सकते। जब आप कोई भी विलोम है या फिर पर्यायवाची है, जब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो 100 पढ़ेंगे तो आपको 100 याद नहीं होंगे, 5 याद होंगे। तो अगर आप उन 100 को महीने भर तक रोज पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ आपको मोर देन 50-60 याद हो जाए। तो इस पे आप फोकस रखें। इसके अलावा जो लोग अभी मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए। साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसके ऊपर भी अपना थोड़ा फोकस रखें, क्योंकि मेंस में सिलेक्शन का ये मतलब नहीं कि आप पूरी तरीके से एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। तो साथ साथ में अपना जो प्रिपरेशन है वो भी ऑन रखिए और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते रहिए। इंटरव्यू फुल टाइम प्रिपरेशन वैसे भी नहीं मांगता, आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करेंगे तो इंटरव्यू आराम से क्रैक कर सकते हैं। और आप लोगों की कोई क्वेरीज हो मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, मेरा एक डाउट था मैम, प्रेजेंटेशन को हम कैसे इम्प्रूव करें? जैसे मतलब आंसर राइटिंग को करने पर कंटेंट भी अच्छा थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन पे कैसे कर सकते हैं? और उसका मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आंसर राइटिंग को। ठीक है, देखिए मैंने अपने प्रेजेंटेशन पे कैसे काम किया था वो आपको एक बार बताती हूँ। पहला जो इसका तरीका है वो ये है कि आप जब भी अपना आंसर लिख रहे हैं या देख रहे हैं, आप दिमाग में ये एज ए स्टूडेंट बन के ना सोचे, ये सोचिए कि जो एग्जाम कॉपी चेक कर रहा है वो अगर कॉपी चेक करेगा तो वो आपका आंसर देख के किस थॉट प्रोसेस में जाता है। तो एक आप ये अप्रोच रखिए। दूसरा, मैंने क्या क्या किया था आंसर राइटिंग के लिए, मैंने डेली एक आंसर लिखने की प्रैक्टिस करी थी। आप लोग तो काफी लकी हैं, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप यहाँ पे मोर देन 3-4 आंसर्स डेली लिख पा रहे हैं। मैंने डेली एक आंसर लिखने का प्रैक्टिस किया था। और ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपको डैश मिल रहा है तो हो सकता है कुछ लोग सिर्फ डैश को एक बार लिख करके बिना उसको रिव्यू किए दे देते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है, मैं जब कोई क्वेश्चन को देखती थी तो कोई क्वेश्चन मेरे पास आया, मैंने आज उसको पढ़ा, उसको लिखा, फर्स्ट इंस्टेंट पे मेरे दिमाग में जो भी आया उसको लिखा, उसको लिखने के बाद उसको साइड रख दिया। घंटे 2 घंटे बाद जब आप वापस से फ्री हो तब आप उस आंसर को उठा के देखिए, उसको एनालाइज करिए कि जब आप खुद अपने आंसर को दूसरी बार पढ़ते हैं ना तो आप खुद उसमें बहुत सारे करेक्शन करने का स्कोप होता है। तो आप उसको देखिए, उसको फिर से पढ़िए, उसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं वो करिए। आंसर राइटिंग स्किल को एनरिच करने के लिए एक ही आंसर को अगर आप 2-3 बार भी लिख के देखते हैं तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। उससे आपको एक माइंडसेट मिलता है कि हाँ ये चीज मुझे छोड़नी थी, ये चीज मुझे करनी थी। जब हम कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन में फिट हो जाता है फर्स्ट आंसर लिखते वक्त कि आपको ये चीज छोड़नी है, ये करनी है। दूसरा, प्रेजेंटेशन देखेंगे, शायद आप लोगों को पिछले सेशन में मेरी कॉपी दिखाई होगी, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि क्लीन जितनी होगी कॉपी उतना अच्छा लगेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, साफ सुथरी चीजें सबको अच्छी लगती है। कॉपी एकदम साफ रखिए। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ओके भी है, तो भी आप अपनी जो वर्ड्स के बीच में डिस्टेंसेस हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करके आप कॉपी को साफ दिखा सकते हैं। कुछ लोगों की मैंने कॉपी देखी, वो लोग नीचे जैसे जो स्पेस बच जाता है, उनको कुछ कंटेंट लिखना होता है तो वो उसमें घुसा घुसा के छोटा छोटा करके लिखते हैं, उसको अवॉइड करिए। आपको आरपीएससी ने एक निश्चित लाइन बना करके दे रखी है, 10 लाइन दी है, तो आप इतने वेल प्रेप्ड होने चाहिए कि आप उन 10 ही लाइनों के अंदर आपको जो भी बात कहनी है वो कह सके, तो उसको बहुत ज्यादा घुसा घुसा के ना लिखें। दूसरा होता है ओवर कटिंग। ओवर कटिंग के टाइम पे बहुत लोग जो है उसको बहुत ज्यादा डार्क कर देते हैं या फिर उस पर बहुत ज्यादा मार्क लगाते हैं। अगर आपको लग रहा है आपने गलत लिख दिया है, कोशिश करिए कि गलत ना लिखो। अगर लिख दिया है तो उसको एक सिंगल लाइन से कट करो। दो चीजें, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से थी तो इंग्लिश मीडियम में एक बेनिफिट ये था कि मुझे कैपिटल लेटर्स में लिखने का स्कोप मिलता था, तो जो भी चीज मुझे हाईलाइट करनी होती थी, क्योंकि लाइन बनाने का टाइम नहीं होता था या फिर लाइन बनाना इतना क्लमजी होता है, हर आदमी सीधी लाइन नहीं खींच सकता, तो आपको जो भी चीज हाईलाइट करनी है ना आप उसको कैपिटल लेटर्स में लिख दो, तो वो बहुत अच्छा अपील करता है। बॉक्सेस में पैक करना, ज्योग्राफी जैसे है, ज्योग्राफी के अंदर आप मैप्स का यूज करो, ये सब लोग कहते आ रहे हैं पर सब लोग कर नहीं पाते हैं। आप जब पहले ड्यूरिंग प्रिपरेशन प्रैक्टिस करेंगे, राजस्थान का मैप बनाना, इंडिया का मैप बनाना और वर्ल्ड का मैप बनाना, आप
विद इन 10 सेकेंड्स बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपने 10 सेकेंड्स में एक रफ मैप बना दिया। और कोई भी बात आप कह रहे हो तो ज्योग्राफी में तो आप, मेरा पॉइंट है कि आप अप्रोच ही वही रखो कि यार मेरे को इसमें मैप बनाना ही है, तो मैं अपनी बात को मैप के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आप प्रेजेंट करो। और प्रेजेंटेशन में जब आप क्वेश्चन को लिखते हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये ध्यान रखना है आप उसमें अननेसेसरी वर्ड्स का यूज ना करो। बहुत लोग क्वेश्चंस को ऐसे देखते हैं जैसे आपसे मान लो पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट चेंज, तो बहुत सारे लिखना शुरू करेंगे वी मीन बाय क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट चेंज मीन्स। वो उन्होंने आपसे पूछ लिया है, आपको बहुत लिमिटेड स्पेस दिया, आपको बहुत क्रिस्प होना है, तो आपको वर्ड्स का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। ये स्कूल की तरह नहीं करना है कि हम लोग कॉपी भरने में लगे हैं। वो टेंडेंसी हमारी जनरली ग्रेजुएशन के टाइम डेवलप हो जाती है, उस वजह से हम लोग एग्जाम में भी वही करते हैं। दूसरा एक होता है जब आप पेपर में लिख रहे होते हैं, जब आप परफॉर्म करना होता है उस टाइम पे, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तब क्या होता है कि आप पढ़ते ही उसको लिखना शुरू कर देते हैं। उस वजह से शुरू की जो 5-10 लाइन होती है उसमें आप बड़ा आराम से खुला खुला करके लिखेंगे और इधर उधर की बातें कर देंगे, और फिर जब आप आधा आंसर लिख चुके होते हो तब आप रियलाइज करते हो कि यार इसमें मैंने काम की बात तो बोली ही नहीं थी और अब स्पेस बची नहीं, फिर उसको घुसा घुसा के लिखेंगे। तो एज अ एग्जामिनर आप खुद इमेजिन करो, आपके पास एक कॉपी आती है, ऊपर बड़ा सा अच्छा सा लिखा हुआ है साफ सुथरा, और नीचे जाते जाते वो बहुत क्लटर्ड हो गया है, गंदा सा हो गया है। तो मैं अगर एग्जामिनर हूँ तो मेरे दिमाग में इमेज बनेगी कि यार ये आदमी ऑर्गेनाइज नहीं है, क्लियर नहीं है अपने थॉट्स को लेकर के, तो वो ऐसे आदमी को चूज क्यों करना चाहेंगे। तो आपकी कॉपी में आपकी स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए, साफ सुथरी और अच्छी कॉपी होनी चाहिए। और बताइए। थैंक यू मैम। हेलो मैम। अच्छा गार्गी, एक सेकंड, हम अगले क्वेश्चंस लें उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐसे भी हैं जो इस बार मेंस नहीं क्लियर कर पाए हैं, तो हाउ टू कम आउट फ्रॉम दैट, उन लोगों के लिए कुछ आपकी तरफ से? मेरा सजेशन है कि ठीक है, अगर नहीं निकला है तो इट्स ओके। मेरा आरपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, बट मैंने पहले कुछ एग्जाम्स ऐसे दिए थे जिसके अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये मेंटल स्टेट से मैं भी होके निकली हूँ। अगर आपका नहीं होता है, आप होता है परेशान हो जाते हैं, इट्स ओके। 2-3 दिन आप ब्रेक ले लो, अपना माइंडसेट वापस नॉर्मलाइज करो, आने वाली वैकेंसी पे फोकस करो। अभी आपके लिए अच्छी बात ये है कि वैकेंसीज लाइंड अप हैं और नेक्स्ट वैकेंसीज आ रही हैं, तो जो अनसर्टेनिटी है वो नहीं है माइंड में, नेक्स्ट वैकेंसी आने की पूरी सिचुएशन है। तो आप आराम से अपनी नई प्रिपरेशन शुरू करो और ये एनालाइज करो कि आपका मेंस में नहीं हुआ है तो क्या रीजंस उसके पीछे रहे होंगे और क्या इंप्रूवमेंट आपको करनी चाहिए। और कोशिश करेगा, अगर इंटरव्यू हो जाएंगे तो उसके बाद शायद अपन आरटीई में आपकी कॉपी निकाल सकते हैं, तो आप कॉपी निकालिए और अपनी कॉपी को टॉपर्स के साथ डिस्कस करिए और ये पता लगाने की कोशिश करिए कि उसके अंदर क्या इश्यूज थे जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप लोगों की जब कॉपीज आए ना मेंस की, तो आप लोग हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? और वैसे आप लोगों को सीपीपी में लिखते समय आइडिया हो गया होगा कि आप लोग क्या गलती करके आए होंगे, ठीक है? जैसे देवांग को आइडिया होगा कि वो क्या गलती करके आया है पेपर में, ठीक है? देखो है ना, सिर्फ अच्छे से आना या बहुत अच्छी नॉलेज होना ही मैटर नहीं करता, ठीक है? जैसे गार्गी मैम है, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद 21 ईयर्स की एज में उन्होंने तैयारी की और उसी साल निकाल लिया। आप बात समझ रहे हैं? तो क्या आपको लगता है क्या कि जो 40 ईयर्स की एज में लिख रहा है और गार्गी मैम की नॉलेज, किसकी नॉलेज ज्यादा है? 40 ईयर्स वाले की ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि उसने लाइफ में काम ही वही किया है, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंटेशन स्किल और एग्जामिनर का माइंडसेट चाहिए ना, वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? मैं रोहित से मैं बोलना चाहूंगी बीच में कि आप लोगों का जो मेन फोकस है ना वो सिलेबस पे रहना चाहिए। जनरली पढ़ते वक्त बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है वो ज्ञान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। आपको एक एग्जाम क्रैक करना है जिसका एक स्पेसिफिक सिलेबस है और उस सिलेबस को आप बिल्कुल एकदम हार्डकोर रखिए। जब आप लास्ट में एग्जाम देने जाएं, मेरी ये सिचुएशन थी कि जब मैं मेंस देने गई थी तो मेरे पास शॉर्ट नोट्स में सिर्फ सिलेबस ही था। तो आपको जब रिवीजन करना है ना तो आप सिर्फ सिलेबस खोलो, उसकी लाइन, जो सिलेबस की लाइन है उसके आगे 2-4 कीवर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं एंड मोमेंट, उससे ज्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए। तो सिलेबस को बिल्कुल भी ना छोड़े, एकदम स्टिक होके पढ़े। अच्छा, एक चीज कॉमन है, कुछ और भी फ्रेंड्स हैं जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो मैं अपने ग्रुप में, शायद लक्षिता है लाइन पे, लक्षिता,
आप लोग एक चीज का ध्यान रखो, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते समय रिसर्च वाले मोड में चले जाते हैं, है ना, उनको मजा आने लग जाता है, पढ़ते पढ़ते वो डीप में चले जाएंगे, अच्छा ऐसा भी होता है, इसमें ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। फिर हम आपसे बताते हैं ना कि इसका सही आंसर ये है, तो आपके पास काउंटर होता है, अरे सर ये भी तो होता है, अरे सर ये भी तो होता है। तो जो स्टूडेंट इस तरह की हैबिट रखते हैं ना, वो क्या है, वो मतलब बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इसका ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है, मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो ये करें ना, जैसे मैडम ने बोला ना, आपको हर टॉपिक का या हर सब हेडिंग का 5-6 कीवर्ड से ज्यादा पता नहीं होने चाहिए, तो इतना ही आपसे पूछा जाएगा, उतनी ही आपके पास स्पेस है। आपके पास में पूरा ऐसे भी तैयार होगा ना, तो भी आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। तो आप क्रिस्प रहें अपनी पढ़ाई के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, अब हम गार्गी मैम से नेक्स्ट क्वेश्चन लें, उससे पहले हम पार्थ सर का वेलकम करते हैं। पार्थ सर, आप लाइन पे हैं? रोहित सर, बिल्कुल मैं लाइन पे। पार्थ सर, हाँ, पार्थ सर के बारे में थोड़ा सा परिचय। पार्थ सर 2016 बैच से हैं और मतलब बहुत मोस्ट टैलेंटेड डायनेमिक पर्सनैलिटी है, और हाउ टू लिव लाइफ और इन चीजों के ऊपर बहुत अच्छा उनका वो है। और सर का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अपने आप में, किस तरह से जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, हाउ टू मतलब स्ट्रगल देन सक्सीड, तो उसमें पार्थ सर आपको बहुत अच्छा। और सबसे एक खूबसूरत बात यह है कि गार्गी मैम जो है वो पार्थ सर की छोटी सिस्टर है। ओके, तो पार्थ सर और गार्गी मैम दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। तो पार्थ सर, ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बहुत टाइम बाद मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं वो शेयर कर सकता हूँ जो मैं सालों से करना चाह रहा था। क्योंकि रिजल्ट आया है, हर रिजल्ट के बाद ऐसा होता है कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो कम होते हैं, और जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिली होती वो ज्यादा होते हैं। और हर एग्जाम में ऐसा होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों को आज या अभी सक्सेस नहीं मिली है वो ये दिन या ये एग्जाम, ये समय, ये अवसर उनके लिए आखिरी। ऐसा कभी नहीं होता। लाइफ आपको दुनिया भर के अवसर देगी। सो मेनी अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट इन योर होल लाइफ। तो अगर आप में से कुछ लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर वो ये फील कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, क्या से क्या हो गया वाले मूड में है, तो मेरे को लगता है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। उसमें जाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात, ये अपॉर्चुनिटी लास्ट नहीं है। दूसरी बात, आपका ग्रो करना आज बंद नहीं होगा, आप रेगुलर ग्रो करते रहेंगे, आप बेटर होते रहेंगे डे बाय डे। तो जब भी आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को फेस करेंगे तो आप एक ज्यादा मैच्योरिटी के साथ फेस करने वाले। और तीसरी बात ये है कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होती हैं, और वो स्टेप्स आपको मैच्योर बनाती हैं और लायक बनाती है उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। आप जब तक उस सीट या पोस्ट के लायक नहीं हो जाते तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ये तय बात है। तो ये जो है ना, फेल्योर हुआ आपका, आपका राइटिंग हुआ, ये सारा जो है ना, ये आपको मैच्योर बनाती है, ये आपको प्रिपेयर करती है, आपकी कंडीशनिंग करती है उस पद के लायक होने के लिए। तो ये भी उसका एक स्टेप है। और ऐसा होता है ना कि मतलब आप पहली सीढ़ी चढ़े बिना दूसरी पे नहीं जा सकते, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस प्रोसेस के दौरान ऐसी बहुत सारी मेंटल स्ट्रेस से गुजरेंगे, उनमें से कुछ फेल्योर्स होंगी। कभी कभी जैसे सिर्फ ये अकेला एक स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस जैसे बहुत सी बार ये होता है कि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते करते आपका मन अचानक से उचट जाता है, वो भी एक स्ट्रेस है। आप मतलब तैयारी करते वक्त दुनिया आपके लिए रुकती नहीं है, दुनिया चलती रहती है। कुछ दोस्तों की शादी होगी, या हो सकता है घर में कोई फंक्शन हुआ, उसमें आप पूरा मन से इन्वॉल्व नहीं हो पाते, ये भी स्ट्रगल। और ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको मैच्योर बनाती है सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि आप इस प्रोसेस में बेटर होते जा रहे हैं। क्योंकि असफलताएं जो होती है ना, वो आपको साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आप बेटर बने, आप स्ट्रॉन्ग बने। मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी 4 बार फेल होके सेलेक्ट हुआ होता है वो ज्यादा मैच्योर, ज्यादा क्लियरिटी, ज्यादा अच्छे पॉइंट व्यू वाला होता है, बजाय सिंगल टाइम में सेलेक्ट हुए या ऐसे लोग जिनको सफलताएं बहुत आसानी से मिलती रही। तो ये प्रोसेस यही एंड नहीं हो जाएगा कि आपने एग्जाम क्रैक किया और आप सेलेक्ट होके जॉब में पहुंच गए और आप किसी पद पे हो गए। उस पद पे जाने के बाद भी आपको 30-35 साल तक
फील्ड में काम करना है, लोगों के साथ काम करना है, उस पद से जुड़े हुए कर्तव्य और काम जो है वो पूरे करना है, तो इन सब में आपकी अभी तैयारी के दौरान जो आपको मैच्योरिटी मिली है, जो समझदारी मिली है, जो स्ट्रगल आपने फेस की, ये सारे काम आए। तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल खुशी के साथ, उत्साह के साथ नई वैकेंसी जो कि बहुत जल्दी आ रही है उसके लिए तैयारी करें आप, है ना। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि बिल्कुल। पार्थ सर, गार्गी मैम, रवि गोयल सर, इवन श्रेष्ठ सर, सभी लोग इंटरव्यू में बड़े अच्छे मार्क्स लेके आए हैं अपने टाइम में, है ना। गार्गी मैम के 80 मार्क्स थे और मैं पर्सनली जानता हूं कि कितना आप किस तरह से अपने इंटरव्यूज दे सकते हो, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है ना, वो लोग भी इंटरव्यू के रिगार्डिंग थोड़ा सा टच में रहे, और वैसे हम लोग भी आपकी हेल्प करते रहेंगे। और अदरवाइज सेकंड ओपिनियन जिनका नहीं हुआ, वो लोग भी अपना मतलब अब हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। 1-2 दिन, जैसा गार्गी मैम ने कहा ना, थोड़ा सा चिल रिलैक्स करें, हम बहुत सारी लीनियंसी आपको देते हैं, तो आप उस हिसाब से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। पार्थ सर, आप और कोई पॉइंट ऐड करना चाहें, उसके बाद में हम ओपन सेशन रखेंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम नेक्स्ट जूम सेशन में लेंगे। एक पॉइंट और, गार्गी मैम की कॉपी, आपके बहुत से क्वेश्चन है, गार्गी मैम की कॉपी हम शेयर कर देंगे और गार्गी मैम खुद कॉपी डिस्कस कर लेंगी, बट उसको हम आज नहीं करेंगे, कभी और करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप होल्ड कर लीजिएगा। ओके, ओवर टू यू पार्थ सर, रवि सर। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जिसको क्वेश्चन पूछना हो वही अपना माइक ऑन करे, बाकी सब माइक म्यूट रख लें, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने के बाद भी अपना माइक म्यूट कर लें। लखन। हाँ, पार्थ सर नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? नमस्ते, शैलेंद्र बोल रहा हूँ सर। हाँ, राजेंद्र। शैलेंद्र सर। शैलेंद्र। पार्थ। हाँ इट इज फॉर शैलेंद्र यू। बोल रहा हूँ सर, नमस्ते। हाँ शैलेंद्र जी। हाँ सर, ये कह रहा था कि मैं जैसे कोई भी जैसे कंटेंट है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कोई भी, जैसे मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ, जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ा मैंने आज, उसको मतलब उस सप्ताह में मैं मतलब 7 बार रिवाइज करता हूँ। उसके बाद वो जैसे कोई कंटेंट मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं दूसरे कंटेंट पे आता हूँ किसी और सब्जेक्ट, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसा फील होता है वो जो पहले पढ़ा वो तो बिल्कुल मतलब भूल चुके, तो उसको कब रिवाइज करें? ये थोड़ा सा टाइमिंग से नहीं होगा। बिल्कुल शैलेंद्र जी, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो जब एक कोई भी कंटेंट या सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं तो पीछे का भूलते जाते हैं। और ये कोई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी और हर शख्स के साथ ऐसा होता है। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो तो भी, लेकिन इसका एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप आज ही किसी चीज को 7 बार रिवाइज कर लोगे तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी और आप ताउम्र उसको नहीं भूलोगे, ऐसा नहीं होता। इसका एक प्रोसेस है। आपने आज कोई चीज पढ़ी है तो वो 2 दिन आपको वैसे भी याद रहेगी, बहुत ही सहजता के साथ रहेगी। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 7वें दिन उसके फर्स्ट रिवीजन का शेड्यूल रखें। कुछ भी आपने पढ़ा है, अच्छा रिवीजन की एक खास बात है, एक बात ये हमें समझनी होगी कि रिवीजन जो टर्म है ना, उसका मतलब होता है कि वापस से देखना, वापस से पढ़ना नहीं। हम में से बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं कि एक टॉपिक आपने पढ़ा, अब 7वें दिन आप वापस से उसको पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। पहली बार आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, डीप स्टडी करते हुए पढ़ें, उसके बाद उस पूरे टॉपिक को देखें और उसका एक शॉर्ट नोट तैयार करें। और वो शॉर्ट नोट तैयार इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे कुछ सहज चीजें का मतलब, जैसे मान लिया कि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में अगर ये लिखा हुआ है कि भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली है ना, या गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है, यमुना भी हिमालय से निकलती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जनरली याद होते हैं। अब आप क्या करोगे, आप जब भी इसको पढ़ते हैं, जनरली लोगों की टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की, जब भी वो पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है हम एक ऐसे नोट्स तैयार करें जो देखने में बहुत खूबसूरत, मन भावन और एकदम देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाने वाले नोट्स। जबकि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, नोट्स नितांत निजी चीज। जैसे फोन आपका बिल्कुल व्यक्तिगत होता है, आपके कपड़े बिल्कुल व्यक्तिगत होते हैं, आपके अपने नोट्स बिल्कुल निजी।
वो सिर्फ आपको समझ में आने चाहिए, है जी ना। सर। दूसरों को कैसे लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। तो आप जब भी कोई नोट्स बनाएं तो आप उन चीजों को उसके अंदर ऐड करें जो चीजें आप भूल जाते हैं या जो चीजें आपको समझने में दिक्कत होती है। और जी सर। नोट्स हाथों हाथ प्रिपेयर नहीं होने चाहिए। सबसे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा, 7 दिन बाद उसको रिवाइज करें, 7 दिन के जी बाद अगले 15 दिन बाद उसको रिवाइज करें। और रिवाइज जी का सर। मतलब वापस से रिवाइज करना है, वापस से पढ़ना नहीं। जी जी और सर। महीने भर बाद आप ये देखें कि उनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो आप पूरी तरह से भूल गए और आपको कोई जी आइडिया नहीं रहा, ब्लैंक हो गए, ऐसी चीज आपके जी नोट्स के अंदर शामिल होनी चाहिए। और जी बहुत शॉर्ट तरीके से, जैसे कि कीवर्ड्स हो गया या जी सर। कुछ लाइन्स हो गई। तो अगर कोई 5 पेज का नोटिस है, सब्जेक्ट है या टॉपिक है, 5 पेज के नोटिस में सब्जेक्ट में अगर आप 5 या 10 लाइन से ज्यादा अगर उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, जी सर। वो नोट्स नहीं। और जब ठीक है। आपके पास 5 पेज के टॉपिक का 5 लाइन के नोट्स तैयार हो जाएंगे तो आपको रिवीजन करना बहुत आसान रहेगा। और ये वो रिवीजन होगा जो आपको लॉन्ग लास्टिंग हेल्प करेगा। और जब मेंस होता है ना, जब आपको 4 पेपर लगातार एक के बाद एक देने होते हैं और आपके जी पास टाइम नहीं होता इतनी सारी किताबें पढ़ने का, तब जी आप सर। ये फील करोगे कि मुश्किल से 4 या 5 पेज में आपका एक सब्जेक्ट या एक पेपर आ जाएगा। तब आपको ये बहुत हेल्प करता है। तो ये हैबिट डेवलप करने की जरूरत है। बजाय एक सप्ताह में 7 बार रिवीजन की, आप पहला रिवीजन 7 दिन बाद करें और छोटा रिवीजन करें, सिर्फ रिवाइज करें। उसके बाद 15 दिन, महीना भर और फिर 2 महीने बाद आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक उससे रिलेटेड एग्जाम आ रहा है या आपको जी वापस सर। देखने का मन है, तो आप फिर करें। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी। हेलो रवि सर, देवांग जी। हाँ देवांग। सर मेरा मेन कंसर्न ये है कि ऐसे मॉर्निंग में मुझे पता होता है कि मुझे हिंदी इंग्लिश ठीक है। पढ़नी है, तो मैं मॉर्निंग से पोस्टपोन उसको आफ्टरनून में कर देता हूँ। पूरा करंट अफेयर्स वगैरह सब हर सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, पर एंडिंग में आता है तो रात को भी हिंदी इंग्लिश नहीं कर पाता। फिर सोचता हूँ कल कर लूंगा। अब इस चक्कर में सर मेरी हिंदी इंग्लिश बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो आप ये बताओ, ये प्रॉब्लम किसकी है, मेरी है ये आपकी? प्रॉब्लम मेरी है सर, पर मैं उसको इम्पोर्टेंस ही पता नहीं समझ नहीं पा रहा उसकी मैं, या तो इसको अपन कैसे रिजॉल्व करेंगे? सर वही तो मेरी दिक्कत यही आ रही है सर। मैं तो इसकी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा लेते हैं अपन किसी डॉक्टर से। हाँ सर। देखो पॉइंट ये है, सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज होती है। पार्थ जो इतनी देर से बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ प्रिंसिपल चीजें हमको डेवलप करनी होती हैं। जैसे आपने बोला कि आप मॉर्निंग में ये डिसाइड करते हो, आप खुद ही एक शेड्यूल बनाते हो मंडे टू संडे का, ठीक है। और उस शेड्यूल में आपने ये डिसाइड किया कि मॉर्निंग का स्लॉट है वो हिंदी और इंग्लिश को दोगे, ठीक है। और फिर देन आप उस पर कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हो, इसकी सॉल्यूशन क्या है? कोई भी आपको डेली डेली नहीं बोलेगा, एक्सेप्ट जब तक हम एक लेवल होता है तब तक हमारे पेरेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें रखना होता है सेल्फ डिसिप्लिन। देवांग हमें क्या करना है, ठीक है, यदि ऐसा हो कि 7 दिन में एक बार हम सेल्फ डिसिप्लिन ब्रेक कर दें, 2 दिन कर दें, कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन तो करें। तो ये हमें सेल्फ डिसिप्लिन लेके आना है। और यदि मॉर्निंग में नहीं हो रहा है तो इवनिंग में कर लो, लंच में कर लो, इवनिंग वाला स्लॉट मॉर्निंग में लेके आ जाओ। कैसे भी करो पर उसको डायनेमिक आपको चेंज करनी है ना, नोबडी कैन चेंज इट। समझ रहे हो? यस सर। मतलब इसमें आप ये बताओ कि कोई भी होगा, सपोज करो अभी मैं आफ्टर सिलेक्शन आ गया, ठीक है, मेरे से आप कोई ज्यादा दूर नहीं हो। आप जैसे अभी 21 का एग्जाम किसी का निकला है, थोड़े दिनों बाद वो इंटरव्यू दे देगा, इंटरव्यू के बाद वो फील्ड में आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग होगी, फील्ड में आएगा। अब फिर हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ काम करते हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम ये एक्सक्यूज देते हैं कि सर आप जो असाइनमेंट देते हो ना डेली, वो बाकी तो सब ठीक है, लेकिन वो आप जो डेली देते हो वो मैं वीक वाइज और मंथ वाइज भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, और वो सिर्फ खुद की सेल्फ कंसिस्टेंसी नहीं रख पाने की वजह से कर पा रहा हूँ। आप बोलो सामने वाला क्या बोलेगा? आप हमेशा सामने एक ऐसी मूर्त बना के रखोगे जो आपको डांट लगा रही है, और वो आपसे बढ़कर मूर्त कोई नहीं हो सकती। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है भाई, और कोई तरीका नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन रखना है, क्योंकि गोल हमारा है, टारगेट हमारा है, ठीक है। तो यदि आपने हिंदी और इंग्लिश स्लॉट यदि मॉर्निंग में बुक किया है तो इसको आप उसी टाइम पे आप इसको कंप्लीट करो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम है मतलब
और कोई वैसी प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं सर, बस हिंदी हमारा इंग्लिश नहीं हो पा मेंस रही, दिया था बाकी ना तो तुमने इस बार, पूरे टारगेट पूरे हो रहे हैं। हाँ सर, दिया था में मैं। हाँ दिया था वो सर। क्लियर हुआ? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ वो मेन तो हिंदी अभी इंग्लिश की वजह से नहीं हुआ सर, हिंदी मुझे इतना इंग्लिश की सब। वजह रवि सर, मार्क्स, हाँ मार्क्स आ जाएंगे अभी। हाँ बात। इस मुद्दे में मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। देवांग, है यस ना? सर। देवांग ही यस है। सर। हाँ सर। देवांग, ये जो दिक्कत है ना, ये प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये लाइफ से रिलेटेड। आप समझ रहे हो? मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपका सिर्फ प्रिपरेशन में नहीं होगा, ये दूसरी जगह भी होगा। तो ये आपकी दूसरी चीजें भी अफेक्ट करता है। जैसे मतलब ये इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, की जो हमारी थाली होती है, मतलब संतुलित आहार होता है, क्या है, बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसमें सलाद भी होगा, उसमें चावल होंगे, कुछ रोटी होगी, कुछ और होगा, दही होगा, दूध होगा। हम लोग क्या करते हैं कि जो चीजें टेस्टी लगती हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, हम उनको सबसे पहले उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी लगती हैं, उसमें इंटरेस्ट होता है। और इंसान का पेट तो एक कैपेसिटी होती है कि इतना ही रहेगा, वैसे ही समय की भी एक कैपेसिटी है कि वो इतना ही रहेगा। तो होगा क्या कि आपने जब कोई पसंदीदा खाना शुरू किया, मान लिया कि आपकी थाली में टिक्की पड़ी है या पकौड़ियां पड़ी है, अब आप पकौड़ियां खाना शुरू कर देंगे और आप तब तक खाते रहेंगे जब तक आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी वो लास्ट तक लगती रहेगी। ऑब्वियसली सलाद जो होता है वो थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा अनटेस्टी सा होता है, अजीब सा होता है। तो आप अपना पेट पकौड़ियों से भर लेंगे तो जगह ही नहीं बचेगी ना सलाद के लिए। तो आपको क्या करना होता है, आपको ये ध्यान रखना होता है शुरुआत से कि मेरी थाली में पड़ी हुई हर चीज को मुझे थोड़ा थोड़ा खाना है। ये टेंडेंसी होती है, जैसे बहुत से लोग आपको ऐसा कहेंगे कि मैं करेला नहीं खाता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए करेला। ये वैसा ही है कि मैं हिंदी इंग्लिश नहीं करता हूँ, मेरे को हिंदी इंग्लिश नहीं चाहिए। इसकी वजह आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हाँ, जो जो बना है वो सब थोड़ा थोड़ा मेरी थाली में रख दो आप, मैं सब चखूंगा और मैं सब टेस्ट करूंगा। ये वाला एटीट्यूड जब आप डेवलप करोगे ना, तब जाके आप हिंदी इंग्लिश कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, जीके में बहुत मजा आता है ना, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट के होंगे, उसमें बहुत मजा आएगा, तो आप हमेशा हिंदी इंग्लिश को इग्नोर ही करते रहोगे। तो आपको बैलेंस अप्रोच रखनी है, किसी सब्जेक्ट में ऐसे झूम के नहीं बह जाना है, डूब के बह नहीं जाना है, भावुक नहीं हो जाना है किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए। और ये धीरे धीरे आएगा अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करते हुए, अपने ब्रेन को ट्रेन करने से। तो ऑब्वियसली सेल्फ डिसिप्लिन का प्रोसेस है, लेकिन आप अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी समझोगे तो सेल्फ डिसिप्लिन करना आसान हो जाएगा, है ना? अंडरस्टैंड सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। कौन बोल रहा है? बलबीर बोल रहा हूँ सर। हाँ बलबीर। सर मैं मेरी थोड़ी स्ट्रेटेजी आपको बताना चाह रहा हूँ, सही है गलत आप एनालाइज कीजिए थोड़ा। हाँ हाँ, आप शेयर करो सबके साथ, सब लोग सर हैं। मैंने जो चारों पेपर हैं, चारों के नोट्स बनाए हैं, अलग अलग 4 रजिस्टर बनाए हुए हैं। ठीक है। और उनके नोट्स भी मैंने बना लिए, लास्ट ईयर ही मैंने बना लिए थे जब मैं इसके लिए अपेयर होना था। और अभी मैं क्या करता हूँ सर, जो बताते हैं, जो भी योजना चल रही है, कि कुछ भी स्कीम चल रही है, कुछ भी ऐसे की पॉइंट्स जो होते हैं, तो एडिटोरियल में मैं केवल वो ही ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और वो मेरे जो नोट्स में है चिपका देता हूँ, जो जहाँ मेरे को लगता है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वहीं पे मैं वो कर लेता हूँ। उसको चिपकाओगे नहीं आप, ये गलती नहीं करोगे। लिखता हूँ सर, आप चिपकाने के लिए तो आप नहीं, उसको अपने क्या गाँव में करोगे, जो भी इससे क्या होगा, एडिटोरियल बहुत सारे आएंगे, उसमें से ब्रीफ करना सीखो। नहीं सर, मैं 500 चिपकाना मतलब वो है कि एडिटोरियल पढ़ के उसमें से जो की पॉइंट मेरे को मिलते हैं हाँ, वो उसको अपने पर्टिकुलर जो बेसिक नोट्स हैं उसमें ऐड ऑन करो। हाँ, वो मैं ऐड ऑन करता हूँ सर। और ठीक है। छोटे वाले जो पॉइंट हैं जो थोड़े टफ लगते हैं मेरे को, विधि और ये जो हैं, और फोर्थ पेपर, इन्हीं का मैं ज्यादा रिवाइज करता हूँ। बाकी ये पेपर सर मैं जो रजिस्टर बना रखे हैं, मैं अप्रोक्सीमेट आधे दिन में पूरे एक पेपर को कंप्लीट कर देता हूँ, रिवीजन करना हो तो यही है सर। इसमें कुछ मेरे को और कुछ सुधार करना चाहिए या कुछ है? मेरा फर्स्ट जो पेपर है सर वो थोड़ा वीक है, हिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, अपन इसको ब्रीफ करते हैं। आपने पहले बोला कि आपने सिलेबस पूरा कवर किया। हाँ सर। पॉइंट टू पॉइंट किया। यस सर। पॉइंट टू पॉइंट उनके नोट्स बनाए। बिल्कुल सर। तो पहला लेग पॉइंट हो सकता है कि आपने जब नोट्स बनाए तो कोई पार्ट यहाँ से मिसिंग है।
जो मतलब हमको लैक करता है, ठीक है ना। हाँ हाँ दूसरा है, उसके बाद आपने पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने के बाद रिवाइज किया, हाँ हाँ सर मैं प्रॉपर आपने रिवाइज किया, उसके सर। बाद आपने आंसर प्रोड्यूस किया हम्म। है। तो आंसर में आप जो प्रेजेंटेशन या फिर जो कंटेंट आपको डिलीवर करना था वो आप हम्म। नहीं कर पा रहे हो, हम्म। दूसरा पॉइंट है ना। तीसरा, या फिर आप क्या कर पा रहे हो कि आप बैलेंस नहीं कर पाए, ये 24-25 जो पेपर्स है ना, इनको आपने हम्म। बैलेंस नहीं कर पाए, कि जिसकी वजह से आपको दिक्कत आई। ये तीन ही जगह है जहाँ पे आपको चेकिंग पॉइंट्स लगते हैं। एक तो आप सही से यदि रिसिप्ट कर रहे हो कोई भी इन्फो, आपने इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके उसको अपने नोट्स में सही से लिख लिया, नोट्स हाँ। मेकिंग है, तो उसके बाद हमें रिवाइज करना है। दूसरा होता है अपना कि भाई हम सही से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे चेक करना पड़ेगा आपने जो इन्फो पढ़ी थी वो आपने सही से प्रोड्यूस करी या नहीं करी। और फिर यदि सही से प्रोड्यूस करी है, तो जो पार्थ बोल रहा था कि बैलेंस्ड डाइट, तो क्या आपने बैलेंस किया बाकी सारे पेपर्स में, कि हाँ सारे ऑप्शंस जो 25 पेपर्स हैं, जो भी छोटे बड़े सब्जेक्ट मिला के 24-25 बनते हैं, इनको आपने बैलेंस कर पाए वहां पे एग्जाम में। यदि ये सब चीजें तीनों सही हो रही हैं, तो मतलब देयर इज नो चांस कि आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि ऐसे शायद ही कोई होगा कि जिसको ये तीनों करने के बाद दिक्कत आ रही हो। तो आप इन तीनों को एक बार चेक करना, और अपन पर्सनली एक बार बात कर लेंगे किस पॉइंट पे आपको दिक्कत आ रही है। बाकी आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट है, आप सही से लिख रहे हो और रिवाइज कर रहे हो। अब आप सिर्फ आंसर डिलीवरी पे और बैलेंस करने पे ज्यादा ध्यान दो। नहीं सर मैथ्स तो हो गया, मेरा भी क्लियर हो गया है। हाँ ठीक है, ठीक है ये तो गुड। अभी जैसे तुम्हारा मेंस क्लियर हो गया है ना, इसमें भी मैं ये कहूंगा कि जो दो लोग हैं यहाँ पे, तीन तरह की कैटेगरी आज इस ग्रुप में जुड़ी हुई है। एक वो जिसका मेंस क्लियर हो चुका है, एक्चुअली मोटिव सेशन का एजेंडा वो था कि जिनका नहीं हुआ ना, तो इसलिए मेरे को पता नहीं था कि आपका हुआ या नहीं हुआ। तो और फिर दूसरा, दो बलबीर जुड़े हुए हैं हमारे पास, एक बलबीर पटेल है, एक बलबीर कुलहरी, तो देयर वाज कंफ्यूजन, ठीक है। हाँ जी। तो नो इशू। तीन तरह के लोग हैं। एक वो लोग जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो पहली बात ये गलत फहमी नहीं पाले कि वो फाइनल लिस्ट में आ गए हैं। उनको क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस, जैसे कट ऑफ 314 गई है, तो वी डोंट नो कि हम 315 पर हैं कि 355 पर हैं कि 400 प्लस पर हैं, ये हम नहीं जानते। तो अपने जो बिहेवियरल है उनको कांस्टेंट रखें, ठीक है, कंसिस्टेंसी रखें, अभी भी वही एटीट्यूड रखें जो एस्पिरेंट्स का होता है, ठीक है ना। आप अच्छे से इंटरव्यू दे के आए सभी लोग जिनका हो गया है, और मतलब आगे फाइनल रिजल्ट तक वेट करें, ठीक है। तब तक आपको किसी भी तरीके को चेंज नहीं करना है, आपको प्रिपरेशन एज जैसे आप पहले कर रहे थे यही करनी है और करते रहनी है। दूसरा, दूसरे ग्रुप में वो लोग हैं जिन्होंने इस बार RAS 2021 मेंस अपियर किया, इन एनी हाउ एनी केस वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, और वो वापस से पेपर देंगे। कोई बुरी बात नहीं है, सबके साथ हुआ, हम लोग भी इसी प्रोसेस से निकले हैं। इवन हमारे साथ ये हुआ था कि मैंने तीसरी बार जब 3 बार में मेरा फाइनल परफेक्ट वाला स्लॉट लगा। पहली बार जब RAS 2013 दिया था, तो 6 दिसंबर 2016, एग्जैक्ट डेट मल्टीपल टाइम्स याद है, ठीक है ना। 6 दिसंबर 2016 को 2013 वाला रिजल्ट आया, और उसके 1.5-2 महीने बाद हम सोच रहे थे कि हमारा सिलेक्शन होगा, हमारी रैंक आएगी। हमारा रैंक बहुत नीचे आया, हमें इंटरव्यू कॉल के बाद मेडिकल कॉल तक नहीं हुआ। यहाँ पे एक सिस्टम और है, सिलेक्शन के बाद मेडिकल कॉल, ध्यान रखना, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेडिकल कॉल पे नहीं बुलाया, हम सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि RAS 2016 का प्रीलिम्स हो चुका था, 40 दिन बाद मेंस था हमारा वापिस से। इसमें मैं भी था, एक RAS 2016 में 12वीं रैंक आई थी मृत्युंजय मिश्रा, हम दोनों साथ ही थे, ठीक है। हम पार्थ हैं और सब लोग, हम लोग भी सब जुड़े हुए थे एक दूसरे से, ठीक है। तो 16 में जब देना था दोबारा पेपर, हमारे पास सिर्फ 40 दिन थे और हमारे पास होने के लिए भी समय नहीं था, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में भी हमने कवर किया और वापस से पेपर किए। तो जो बच्चों का मेंस नहीं निकला, कोई बात नहीं, नहीं निकला, हमें चांस मिला है वापस से इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। इम्प्रूवमेंट का कि हम परफेक्ट शॉट अब ले पाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो गलतियां हैं उनको टाइम देंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर हम उसमें दे सकते हैं कि हमारी क्या गलतियां थी कि हमारा मेंस क्लियर नहीं हुआ। आप ये चीज बार बार हम लोगों से डिस्कस कर सकते हो,
आपको जो गलती आती है हम आपको उसको रिजॉल्व करवाएंगे किसी ना किसी से, जो भी होगा। गार्गी है, पार्थ है, श्रेष्ठ है, रोहित है, मैं हूँ, शिवाक्षी मैडम है, जो कोई भी मिला आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराएंगे और आप अपनी गलतियों को डे बाय डे रिड्यूस करो। ठीक है, यही आपको करना है। और गोल्स के लिए और ज्यादा डेडिकेटेड हो जाओ, ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाओ और ज्यादा मतलब अच्छे से काम करना है पेशेंस के साथ। पेशेंस आपको एवरी पॉइंट पे रखना है। जो आपको करनी है वो है कि जो बच्चे नए आए हैं उनको इस एक्सपीरियंस से सीखना है कि ये जो लोग 2 स्लॉट वाले जो डिस्कस हुए हैं उसके आप क्या लर्न करके इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन तीनों चीजों पे आपको ध्यान रख के आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, अब बेटर रहेगा कि हम और कोई ओपन क्वेश्चन हो तो वो ले लें और इसको सम अप करें चीजों के लिए। थैंक यू सर। हेलो, गुड इवनिंग रवि सर। गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है? मैं पीयूष बोल रहा हूँ। हाँ पीयूष पटेल। ठीक है सर, मैं ये कह रहा था कि मैंने अभी तक राजस्थान एग्जाम्स में पटवारी और वीडियो की तैयारी की थी। उसमें मेरा वीडियो में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अब जैसे मैं आरएस, थैंक यू सर। अब जैसे पर मैं आरएस मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने कभी आरएस पहले अटेम्प्ट किया नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। तो अब जैसे मैं प्रिंटेड नोट्स ले आया हूँ एक कोचिंग के, तो उससे मैं पढ़ रहा हूँ। तो जैसे आज साइंस एंड टेक का वीक चल रहा है, अब मैं जैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ता हूँ तो मेरे टॉपिक काफी इजीली कवर वगैरह हो जाते हैं। लेकिन जब मैं सब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम हो जा रहा है एक टॉपिक को क्लियर करने में और ना याद नहीं हो पा रहा है, ऐसी चीजें आ रही। तो क्या मैं उसके नोट्स बनाऊँ खुद से या फिर या वो जो प्रिंटेड नोट्स है उनको ही पढ़ूँ? नहीं, इसमें फिर दो तीन चीजें होती हैं। ठीक है, जब भी आप कोई सब्जेक्ट उठाते हो, जैसे अभी इस वीक में और अभी अगले 2 वीक में अपना साइंस चलेगा। ठीक है, साइंस के लिए स्टैंडर्ड रिसोर्स बेस्ट पर्सन है श्रेष्ठ सर, रोहित सर, उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे बेस्ट बुक है आरबीएससी की बुक उठाओ। ठीक है, इसके बाद आपको नोट्स फॉलो करने हैं, आप नोट्स फॉलो करो। आरबीएससी की बुक्स इसलिए बार बार बोल रहे हैं, गार्गी ने बोला, पार्थ ने बोला, रोहित श्रेष्ठ बोलते हैं बार बार, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आरबीएससी एक स्टैंडर्ड बुक है, यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जिस जगह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो जगह हमें जरूर देखनी चाहिए, वहां से हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसलिए बार बार आरबीएससी और एनसीईआरटी बोली जाती है। तो आप आरबीएससी की, ठीक है, आप क्या करें, उसको एक बार तो ढंग से रीड आउट करें और देन आप क्या करें, उसके नोट्स बनाएं। और नोट्स जब भी बनाए ना तो थोड़ा थोड़ा स्पेस जरूर छोड़े टॉपिक में कि आप उसमें कंटेंट को ऐड ऑन कर सकें। ठीक है, और इसके बाद देन आप चीजें धीरे धीरे इम्प्रूव करना। आप टाइम लग रहा है, टाइम दो पीयूष, कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट टाइम में टाइम लगता है ना वही एक्चुअल टाइम होता है। जैसे कि पार्थ ने बोला ना, देन तो फिर रिवाइज होता है। पहली ग्रूमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। सर, जैसे अगर मैं टॉपिक कवर करूं, पहले पढूं और फिर उसके नोट्स बनाऊं, तो जो डेली टारगेट्स हैं वो शायद अचीव नहीं हो पाएंगे। आप थोड़ा टाइम ज्यादा दो। इसीलिए आप क्या करोगे, जब डेली पढ़ रहे हो ना तो पढ़ो उनको, नोट्स बनाओगे तो समझ नहीं पाओगे, पढ़ोगे तो आप बोल रहे हो कि लिख नहीं पाओगे। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगी। परफेक्ट स्लॉट बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आप पढ़ो, समझो उसको, और आंख बंद करके ऑब्जर्व करके उसको देन फिर सोचो कि मेरे को क्या क्या चीजें हैं वो लिखनी है। और यदि आप लिख नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट आप अंडरलाइन करके या कैसे करो। पढ़ना और समझना ज्यादा जरूरी है अभी यदि आप फर्स्ट टाइम अपियर कर रहे हो तो। ठीक है, नोट्स मैंने भी नोट्स बनाए थे, मेरे नोट्स मैंने डाले भी हैं और बाकी चीज के डाल भी दूंगा, पर वो बने थे कि जब मैं सेकंड राउंड लिया था तब। फर्स्ट टाइम में हम परफेक्ट नोट्स नहीं बना पाएंगे, उसमें बहुत चांस रहता है इम्प्रूव हम कर पाए। इसलिए पहले समझो चीज को, पढ़ो समझो, और देन आंसर भी लिख रहे हो तो उसके बाद आप ले सकते हो कि नोट्स बना लो। परफेक्ट यही रहता है। सर, एक क्वेश्चन और कि जैसे हम नोट्स बना रहे हैं कुछ चीज पढ़ के, तो उसको अपनी लैंग्वेज में बनाएं या कुछ ऐसा स्पेसिफिक बुक्स की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, या क्या बेटर है? जैसे साइंस तो टेक्निकल है, ठीक है, साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें अपनी लैंग्वेज में यही हो सकता है कि आप कुछ छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। बाकी कीवर्ड्स हमेशा नोट्स जो बनते हैं ना वो कीवर्ड्स के होते हैं, और क्वेश्चन के आंसर जब भी लिखे जाते हैं वो भी कीवर्ड्स पर ही होते हैं। तो आप जब यदि आप अच्छे से सीपीपी यदि लिख रहे हो, डास लिख रहे हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर इवेल्यूएशन भी हो रहा है ना, तो वो भी कीवर्ड्स पर हो रहा है। आप हमेशा यही ध्यान रखो कि कीवर्ड्स को कैसे पिक करना है किसी भी कंटेंट में, किसी भी
जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो या फिर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो। ठीक है ओके सर, थैंक यू। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, हिमानी बोल रही है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? सर जयश्री। हाँ जयश्री। हाँ जयश्री। सर जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया ही नहीं और जो जॉब में भी हैं उनके रिगार्डिंग कोई स्ट्रेटेजी, सर टाइम की भी शॉर्टेज होती है, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री एंड मेंस हाँ, विद इन अभी दिस आप शॉर्ट सीपीपी टाइम। में जुड़े हो ना? सीपीपी के एनरोल्ड कैंडिडेट हो? हेलो है ना? सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जयश्री, आप सीपीपी हाँ में जी सर, एनरोल्ड सीपीपी में, कैंडिडेट है यस ना? सर। आप क्या करो, जो सिलेबस में चल रहा है ना उसको आप पढ़ते रहो। ठीक है? जो हाँ सर। सीपीपी में चल रहा है, जैसे अभी साइंस चल रहा है तो साइंस कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है? कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, यस सर। और वो चीज आप सबसे पहले समझने लगो, आप ज्यादा डिटेल में मत जाओ। आप जैसे साइंस से यदि आपने प्रिपरेशन शुरू किया है या आपने इकोनॉमिक्स से शुरू किया, तो आप सबसे पहले उसको पढ़ के उस चीज को समझने की कोशिश करो। यदि आपने ढंग से सब्जेक्टिविटी को पकड़ लिया ना, तो ऑब्जेक्टिविटी लाना कोई बड़ी चीज नहीं है। अब यदि जैसे कि साइंस में आप कोई भी टॉपिक चल रहा है, अभी क्या चल रहा है आजकल, मेरे को बताएं। मेटलर्जी, केमिस्ट्री और फिजिक्स चल रहा है। केमिस्ट्री चल रहा है, ठीक है ना? तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री है या फिर बायोलॉजी है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। मेरे को एक क्वेश्चन याद है कि क्वेश्चन पूछा था 2013 में कि ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे मेजर करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन था, और हाई ब्लड प्रेशर और लो, ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट था जो कि आरबीएससी की बुक से ही वो क्वेश्चन पिक किया था। तो उसमें जो फैक्ट है ना, मैंने आंसर लिखा था, मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले जबकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है, डॉक्टरेट ऑल्सो। बट जो टेक्निकल चीज होती है ना, वो आपको एड ऑन करनी पड़ती है उसमें, जैसे यूनिट्स होती है और उसकी जो पर्टिकुलर रेंज होती है वो ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो आपको वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ भी पढ़ना है बस। आप क्या करो, जैसे आपको साइंस पढ़ना है ना, तो आप आरबीएससी, यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो एनसीईआरटी की बुक्स उठाओ और वहां से पढ़ना चालू करो, दोनों कवर हो जाएंगे। और आप डेली लिखो, ऑब्जेक्टिविटी आपको आ जाएगी। ओके सर। ठीक है। हेलो। हाँ जी। सर हिमानी बोल रही हूँ। हाँ हिमानी, मैं कुछ क्वेश्चंस पास ऑन कर दूं पार्थ सर को या गार्गी मैडम को? यस सर। गार्गी है लाइन पे? हेलो। हाँ गार्गी। यस सर। हाँ हिमानी पूछे। मैम एक्चुअली में मैंने अभी ज्वाइन किया जैसे ये प्रोग्राम, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही होगा, मतलब प्री भी क्वालिफाई नहीं है कभी। तो जैसे अभी मैंने लिखना स्टार्ट करा है तो मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा, मतलब आंसर राइटिंग स्टार्ट ही नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। पढ़ लिया, जैसे साइंस मेरा बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मुझे लगा इजी रहेगा लिखना मेरे लिए, बट लिखा ही नहीं जा रहा, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या, मतलब आंसर में वही 10 लाइंस में कैसे लिखूं सब कुछ। ओके देखो, वैसे पहला तो मैं आप सभी के लिए कॉमन स्टेटमेंट बता देती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, आई एक्सपेक्ट मोर देन 50% होंगे। तो आप लोग ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना पूरी तरीके से कि साइंस इंजीनियर होने की वजह से आप साइंस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पहले मुझे भी यही लगता था, पर जब मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सेलेक्ट हुए, उनसे मेरी डिस्कशंस हुई, आप देखना इंजीनियर बहुत ज्यादा इसमें बहुत ग्रेट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इस पेपर में, क्योंकि उनका सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है? अब आपकी हिमानी की जो पर्सनल इशू है, जो आपके मैं बताती हूँ, जब इनिशियली मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, सेम इश्यूज मेरे साथ आते थे। आपको जब क्वेश्चन देखते हो आप, तो आप बहुत ब्लैंक फील करते हो, हमें लगता है कि हम कुछ आता ही नहीं, हमें अब क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कुछ समझ नहीं आता है। इसमें जो मेजर इशू है वो तो आपके कंटेंट पढ़ने का नहीं होता है, ये आपके अंदर की हिचक का होता है, डर का होता है, जो आपको निकालनी होती है। इसीलिए इस तरीके के टेस्ट सीरीज प्लान की जाती है जो आपको पुश करती है। जब आपको 10 बजे का टाइम दिया है कि नहीं 10 बजे आपको लिख करके देना है, तो आपकी मजबूरी हो जाती है, तो आप कुछ भी जो आता है वो लिखते ही है ना? तो इनिशियली आपको प्रॉब्लम आएगी, पर आपको एक चीज है, पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड्योरेंस रखना पड़ेगा। आप रोज आंसर को लिखो, एनालाइज करो कि आपने क्या गलत लिखा है। जैसे आपको डेस्क चेक होकर के मिलता है, वो आपको देखना ही है, पर आपको खुद भी अपने क्वेश्चंस को, आंसर्स को एनालाइज करना है कि आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हम खुद की गलतियां बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और जब आप अपने क्वेश्चन को रीचेक करते हैं तो आपको पता चल
चलता है कि आपने पहले किस थॉट प्रोसेस के चलते वो आंसर लिखा था और अब किस थॉट प्रोसेस के चलते आप उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते हो। तो हिमानी पेशेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नेचुरल है जो आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आपने पहले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की है और सब्जेक्टिव लिखना इंजीनियर्स के लिए और मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों ने जनरली मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज में पेपर्स दिए होते हैं ग्रेजुएशन के। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको एकदम नॉर्मल लो। अगर एंजाइटी होती है तो भी कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो, बस कंटिन्यूअसली आंसर्स लिखते रहो, थोड़े टाइम बाद अपने आप आपका विजन क्लियर हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये टाइम के साथ सुधर जाएगा। और अगर आप हाँ, और अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप रोहित सर से कह के एक बार मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो गार्गी मैम। हाँ हेलो गार्गी। हेलो गार्गी मैम, हेलो। लखन है। हाँ जी लखन, बताइए। मैम आप अपनी आरबीएससी बुक्स की स्ट्रेटेजी बताएंगे मैम प्लीज। मैम एक दिन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। बिल्कुल। वैसे हम लोग जो नेक्स्ट सेशन शायद संडे को प्लान कर रहे हैं कुछ, उसके अंदर मैं और आपसे डिटेल में डिस्कशन कर लूंगी, अपनी कॉपी भी दिखा दूंगी और डिटेल में हम बात करेंगे। पर अभी आपका जो फर्स्ट फोकस होना चाहिए आरबीएससी को लेते वक्त, सबसे पहले आप अपना जो भी सिलेबस है, फॉर एग्जाम्पल आप साइंस ले रहे हैं तो साइंस का सिलेबस निकाल लो। 6 से लेकर के 10th क्लास तक की जो आरबीएससी हैं, कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स में आपको 11th 12th रेफर करनी पड़ सकती है, पर बेसिक सब्जेक्ट्स जो हैं, जो साइंस है, सोशल साइंस है, ये सब आपका 6 to 10 चलता है। 6 to 10 की बुक्स ले लीजिए और उसकी इंडेक्स खोलिए, सिर्फ इंडेक्स खोलिए। इंडेक्स के अंदर आप जो सब्जेक्ट टॉपिक्स देखेंगे तो आपकी सिलेबस से कितने टॉपिक्स मैच हो रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको मार्क कर लेने। फिर उसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं वो अंदर जाकर के आपको पढ़ने हैं, उसको पढ़कर एक बार फर्स्ट रीडिंग आप ऐसे ही ले लो, उसमें नोट्स वगैरह आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर उसको पढ़ लेने के बाद एक बार पढ़ने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप चेक करो कि आप सही अप्रोच में पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। क्योंकि जब हम पुराने ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको पता चलता है कि फॉर एग्जांपल स्टेट्स ऑफ मैटर है, तब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने जाओगे तो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, वो भी बहुत बड़ा सारा है। फिर उसमें आपको बहुत हाई लेवल की साइंस मिल जाएगी, पर वो आपको नहीं पढ़नी है, आपको बेसिक साइंस पढ़नी है जो एक आम आदमी को पता होनी चाहिए। तो जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा साइंस में बहुत डीप चले जाते हैं, इतना नहीं पढ़ना है। साइंस स्टेट्स ऑफ मैटर है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वो आपको पता होनी चाहिए, उनकी 5-5 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये तो हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन। अब जब साइंस का स्टेट्स ऑफ मैटर का स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया तो इससे रिलेटेड डायनामिक पोर्शन क्या है, तो वो ये है कि अभी 2 नए स्टेट ऑफ मैटर और डिस्कवर हुए हैं या जो डिस्कशन के प्रोसेस में है, तो वो जो है प्लाज्मा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके जो नोट्स हैं उसका आधा पेज ही भरेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस टॉपिक्स को बहुत छोटे से छोटा कर सकते हो उसको छोटे से छोटा करना है। तो आरबीएससी पढ़ते वक्त मोस्टली आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, उसके अलावा जो सिलेबस के टॉपिक्स रह जाते हैं उनका मार्क कर लो, उसे आप गूगल पे रेफर कर सकते हो। उसका आरबीडी की एक बुक आती है उपेंद्र अनमोल, बहुत डिटेल्ड बुक है, मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी थी, पर कुछ टॉपिक्स जो आपको आरबीएससी में नहीं मिलते हैं या एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं वो आप वहां से रेफर कर सकते हो, क्योंकि कुछ टॉपिक बहुत वेग होते हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन आप कहाँ ढूंढने जाओगे, आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है 10 सोर्सेज रेफर करने में। तो उपेंद्र अनमोल में आप देख लो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, और उसमें आपको कुछ डायनेमिक फैक्ट्स भी कंपाइल मिल जाते हैं, तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है। और मेरे हिसाब से साइंस के लिए तो इतना ही, या साइंस कोई भी आरबीएससी आप रेफर कर रहे हैं तो उसके लिए इतना ही बहुत है कि आप उसकी इंडेक्स में से बस वही टॉपिक मार्क करें जो सिलेबस में लिखे हुए हैं, ये इसकी मेन लाइन है। पूरी आरबीएससी नहीं पढ़नी है आपको। ओके लखन। जी जी मैम। मैम आप ट्रांसलेट भी करते थे मैम इसको? हिंदी में अगर पढ़ती थी तो वो ट्रांसलेट करना पड़ता था, क्योंकि मैंने 18 में प्रिपरेशन किया था, तो 18 में इंग्लिश मीडियम की बुक्स नहीं आती थी। तो आप गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लो और उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। थोड़ा सा इश्यू होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, पर अभी तो काफी मटेरियल अवेलेबल हो गया है इंग्लिश मीडियम का, तो मेरे हिसाब से इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करना।
जी जी मैम। और बाकी हम लोग डिटेल साइंस एंड टेक का या जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं उसको अगले सेशन में एंटरटेन कर लेंगे। उसमें हम डिटेल डिस्कशंस भी कर लेंगे रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन और कंटेंट को कैसे पढ़ना है और नोट्स कैसे बनाने हैं उसको। ठीक है, एक और क्वेरी ले सकते हैं, सम अप करवाते हैं इसको। हेलो। हाँ, कौन? हाँ जी सर, शिवानी। शिवांगी? शिवानी। शिवानी, हाँ शिवानी। हाँ जी सर। सर मुझे ये पूछना था कि जो वर्ड हमारी प्रिस्क्राइब है हर क्वेश्चन के लिए, हाँ, अगेन तो रिपीट अगर करो, हम रिपीट हाँ जी करोगे आप? सर। जी जी सर, बिल्कुल। सर मुझे ये पूछना था, जो हमारी वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब है हर क्वेश्चन के लिए, हाँ हाँ हाँ। तो अगर हम उसको एक्सीड कर देते हैं तो उससे क्या हमारी मार्किंग में कुछ डिफरेंस आता है, या फिर हमें उस प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट में ही सारा सम अप करना है? आइडियली तो ऐसा होता है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। वर्ड लिमिट ब्रेक होती है और हो जाने में भी कोई इशू नहीं है। बकायदे आपका बशर्ते आपका जो कंटेंट है वो मतलब जैसा पूछा है वैसा होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना स्कोप मिलता नहीं है, बस एक ही जगह स्कोप मिलता है वर्ड लिमिट ब्रेक होने का, 15 वर्ड बस। 50 वर्ड में कभी लिमिट क्रॉस नहीं होगी, 100 वर्ड में कभी नहीं होगी। लगभग कॉपी भर जाती है 100 वर्ड में, 50 वर्ड में। तो 15 वर्ड में भी कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है। नॉट टू वरी, हो जाती है तो हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। बाकी कोशिश करें अपनी प्रिपरेशन में क्रिस्पी जितना लिख सकते हैं, कंटेंट जितना ब्रीफ करके अच्छे से लिख सकते हैं इफेक्टिवली, वो लिखें। ओके 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 गाइस, सम अप करते हैं। थैंक यू रोहित सर, पार्थ, गार्गी और सभी लोगों को शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हुआ है आरएएस इंटरव्यू के लिए। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए उन लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, ये एक समय होता है, हर किसी का स्टेज वाइज स्टेज सिलेक्शन होता है। नॉट टू वरी, हो सकता है कि आगे आप बहुत अच्छी जगह आप सेलेक्ट हो पाए, और डेफिनेटली होंगे ही। और जो नए कमर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, वो लोग आप इन सब चीज़ों से लर्न करें, क्योंकि आपको ये लर्न करना चाहिए कि ये फेज वाइज प्रोसेस है। 3 फेजेस होती है इस एग्जाम में, सबको प्रैक्टिकली होना पड़ेगा। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये प्रिपरेशन हॉलिस्टिक होनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन 3 फेजेस से इतनी परफेक्ट प्रिपरेशन के साथ एक साथ निकलें, और सबको अपनी प्रिपरेशन में परफेक्शन को इम्प्रूव करना है, फेलियर्स को रिड्यूस करना है, गलतियों को कम करना है। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं सभी लोग। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।